गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नया दिन, एक नई वीडियो और मैं जय पाटिल आप सबका स्वागत करता हूं। हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का जो चैप्टर था उस चैप्टर को खत्म कर दिया है और उस चैप्टर को खत्म करने के बाद हमने ये अगला चैप्टर शुरू किया है। चैप्टर सेकंड सबसे पहले डालने वाले थे, लेकिन सोचा कि चैप्टर थर्ड बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए हमने सीधा जंप लिया चैप्टर 1 से चैप्टर थर्ड, जिस चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड नंबर का ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, ये पर्टिकुलर चैप्टर, एक मिनट इधर, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको बहुत ज्यादा अलग अलग इंफॉर्मेशन देके जाता है। तो चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट द पर्टिकुलर चैप्टर। तो देखो, ये जो बच्चों पर्टिकुलर चैप्टर है, मैं आपको एक चीज यहां पर बताता हूं, एक बेसिक चीज जो आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरह आप इसको ले सकते हो कि इस चैप्टर में आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखनी है, दैट इज रिप्रोडक्शन। सिर्फ इस एक नाम के ऊपर अक्खा चैप्टर डिपेंड है। मतलब ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है रिप्रोडक्शन, इसके ऊपर ये बड़ा सा हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर डिपेंड है। इस रिप्रोडक्शन नाम के चैप्टर में आपको सबसे पहले सीखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपको सीखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वो मैप है, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से आप जाने वाले हो। तो वो रास्ता मैं सबसे पहले आपको दिखा दे रहा हूं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के भी अंदर बच्चों, और ये होता है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के ही अंदर। और ऑब्वियसली बात है, आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 प्रोसेस रहती है। सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन, उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन, और उसके बाद लास्ट में यहां पर रहता है बडिंग। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आप पढ़ोगे रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन के बाद आप पढ़ोगे बडिंग, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बडिंग होती है। उसके बाद आप पढ़ोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और आखिर में आप यहां पर पढ़ोगे स्पोर फॉर्मेशन। यहां पर आपका 25% चैप्टर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है वो खत्म हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बच्चा पढ़ोगे प्लांट के बारे में, और उसके बाद आप पढ़ोगे एनिमल के बारे में। प्लांट के बारे में आप उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखोगे। एनिमल्स में आप 2 चीजों पढ़ेंगे, एक तो मेल के अंदर रहने वाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरी तो फीमेल के अंदर रहने वाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो धड़ाम से आपके सामने रिप्रेजेंट है इस चैप्टर का पूरा मैप, और ये पूरा का पूरा जो मैप है, पूरा का पूरा मैप आपको इस चैप्टर को समझने के लिए मदद करेगा। तो 5-10 मिनट तो इसमें, 5-10 मिनट तो नहीं, 2-4 मिनट तो इसमें गए रहेंगे, लेकिन इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होने में बहुत मदद हुई होगी। देखो, सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को सीखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। देखो, मैं हूं, तो मेरे जैसा मेरे को दूसरा ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस करना है। देखो, हमारे बॉडी के अंदर 6 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की, डाइजेशन की, एक्सक्रीशन की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, ब्लड सर्कुलेशन की और रिप्रोडक्शन की। बाकी 5 ऐसी प्रोसेस है जिनको अगर मैं तुरंत बंद कर देता हूं तो तुरंत मर जाऊंगा। लेकिन रिप्रोडक्शन बच्चों की इस तरीके की प्रोसेस है, इसको मैं आज बंद करूंगा, और अगर पूरे दुनिया के लोग रिप्रोडक्शन को बंद करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सिर्फ ह्यूमन भी नहीं, पूरी की पूरी स्पीशीज मर जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है बच्चों, कि मैं हूं अपने पप्पा के पप्पा की प्रॉपर्टी आपके पप्पा ने ली, आपके पप्पा की प्रॉपर्टी आपने ली, तो आपकी प्रॉपर्टी तो बच्चे लेने चाहिए कि नहीं। मतलब ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, राइट। एक से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन आनी चाहिए, तभी तो ह्यूमन बीइंग की ये स्पीशीज या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये स्पीशीज इस अर्थ के ऊपर जिंदा रहेगी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जिस प्रोसेस के वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पैदा होती है। अभी जब भी रिप्रोडक्शन नाम कोई बच्चा सुनता है ना, तो वो दांत निकालना शुरू कर देते। देखो, आप जिस प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो, दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। बच्चों, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस नहीं है कि आप यहां पर ये समझोगे कि रिप्रोडक्शन मतलब एक मेल और एक फीमेल है, उस एक मेल और फीमेल के अंदर वो प्रोसेस होगी। नहीं, उसको कॉप्युलेशन बोलते हैं, उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं। यहां पर रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके जैसा आप दूसरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहे हो। तो चाहे मैं हूं, मेरी यहां से एक सेल निकाल ली और एक सेल को लेबोरेटरी में रखा, लेबोरेटरी में उसको एम्ब्रियोजेनेसिस की मदद से नया बच्चा पैदा कर दिया, तो दूसरी कोई फीमेल नहीं है, सिर्फ मेरे ही सेल से दूसरा बच्चा पैदा किया, तो भी मैं इसको रिप्रोडक्शन बोलूंगा। अगर मैं कोई प्लांट लेता हूं और उस प्लांट की टहनी तोड़ता हूं और उसको जमीन में लगाता हूं, और अगर इससे एक नया प्लांट जन्म लेता है, तो ये भी रिप्रोडक्शन हुआ। तो आप जो सोच रहे हो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, कॉप्युलेशन बोलते हैं, ना कि रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर 2 ऑर्गेनिज्म बनेगा, दैट
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो छोटे से छोटे सेल से लेकर बड़े से बड़े ह्यूमन बीइंग के अंदर ये रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझाया कि रिप्रोडक्शन क्या रहता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसे तरीके की प्रोसेस है जिससे आपके जैसा ही दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पैदा होगा, चाहे वो प्लांट करे, चाहे वो सेल्स करे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग करे, चाहे वो एनिमल करे, वो सारा का सारा रिप्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व होता है। दुनिया में दो तरह के रिप्रोडक्शन रहते हैं। कितने तरह के रिप्रोडक्शन रहते हैं? दो तरह के रिप्रोडक्शन रहते हैं। एक रिप्रोडक्शन रहता है जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन रहता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बच्चों एकदम सिंपल है। देखो, कई रिप्रोडक्शन ऐसे रहते हैं जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वेशन नहीं होता। किसकी जरूरत नहीं पड़ती? गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती। रही बात कि सर ये गैमेट है क्या, देखो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर रहते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम वाली सेल। ओके, ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल लेता हूं तो नॉर्मल सेल के अंदर रहेंगे 46 क्रोमोसोम। और आप इतना तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर आपको नया बच्चा पैदा करना है तो आपको जरूरत मेल के सेल की भी रहेगी और आपको जरूरत फीमेल की सेल की भी रहेगी। ये दोनों सेल आप फ्यूज करोगे तभी बेबी प्रोड्यूस होगा। तो आप मान लो अगर आप मेल की 46 क्रोमोसोम वाली सेल और फीमेल की 46 क्रोमोसोम वाली सेल फ्यूज करते हो तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा 92 क्रोमोसोम वाला पैदा होगा। तो क्या ये बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? ऑब्वियसली बात है ये एबनॉर्मल बच्चा है। तो अगर आपको बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम रखने हैं तो आप जो मेल से सेल लोगे उसके अंदर 23 क्रोमोसोम चाहिए, आप जो फीमेल से सेल लोगे उसके अंदर 23 क्रोमोसोम चाहिए, तभी आपका जो नया बच्चा पैदा हो रहा है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम रहेंगे। तो ये जो हाफ क्रोमोसोम वाली सेल है, इसी हाफ क्रोमोसोम वाले सेल को हम बोलते हैं गैमेट, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस। तो मियोसिस एक इस तरीके की सेल डिवीजन की प्रोसेस है जिससे सेल डिवाइड होकर क्रोमोसोम का नंबर हाफ करते हैं और उसको गैमेट बोलते हैं। तो जब ये मियोसिस नाम की प्रोसेस मेल के अंदर परफॉर्म होगी और गैमेट बनेगा तो इस गैमेट को हम बोलेंगे स्पर्म। जब ये प्रोसेस फीमेल के अंदर परफॉर्म होगी मियोसिस नाम की और जो गैमेट बनेगा उस गैमेट को हम ओवम बोलेंगे। इसके अंदर 23 क्रोमोसोम, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम और जो बेबी पैदा होगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम। तो ये फंडा है। तो ऐसी सेल जिस सेल को यूज करके आप बच्चे को पैदा करते हो उस सेल को बोला जाता है गैमेट। तो दुनिया में दो तरह के रिप्रोडक्शन रहते हैं। एक इस तरीके का रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वेशन होता है और एक इस तरीके का रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट की जरूरत नहीं रहती। तो जिसमें गैमेट की जरूरत रहती है ऐसे रिप्रोडक्शन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें किसी भी तरीके से गैमेट की जरूरत नहीं रहती इस तरीके के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भैया यही आपको तो यहां पर दिया है कि रिप्रोडक्शन दो तरीके के रहते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वेशन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी गैमेट का सेक्स सेल का इन्वॉल्वेशन नहीं होता। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई यहां पर कि जब आपको गैमेट का इन्वॉल्वेशन होगा तो यहां पर दो गैमेट रहेंगे, मेल वाला भी रहेगा और फीमेल वाला भी रहेगा। तो मेरे को बोलो ये एक पेरेंट, ये एक पेरेंट, तो टोटल पेरेंट आपको कितने लगे? दो पेरेंट लगे, तभी कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन अगर इसमें गैमेट ही नहीं है तो आपको क्या दो पेरेंट की जरूरत रहेगी क्या? ऑब्वियसली बात नहीं रहेगी। सिर्फ एक ही पेरेंट यहां पर सफिशिएंट है, एकटा जू सदाशु, एकदम सिंपल सी कंसेप्ट। तो वही आपको यहां पर एक्सप्लेन किए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बस एक ही पेरेंट की जरूरत रहती है और यहां पर आपको दो पेरेंट की जरूरत रहती है। तो सोचो अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते तो हमको शादी करने की जरूरत नहीं, कितना खर्चा बचता, ना दिमाग में कोई झंझट, ना दिमाग में कोई टेंशन, भाई एकदम चिल लाइफ, कोई टेंशन रहती क्या? लेकिन करे तो करे क्या, भगवान ने ऐसा दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, एक औरत हमारी जिंदगी में आएगी और वो औरत हमारी जिंदगी की सत्यानाश लगा के चली जाएगी। ओके, हर बार ऐसा नहीं होता, कई औरतें सपोर्टिव भी रहती हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में हेडेक तो रहता ही है, झगड़ा तो रहता ही है। लेकिन अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये झगड़ा, ये झंझट हमारे में नहीं रहती। तो आसान सी बात है कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होगा उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इस पेरेंट के तरह ही सिमिलर रहेगा। मेरे को आप बोलो, एक चीज बोलो, अगर आप गैमेट ले रहे हो मतलब एक ऐसी सेल जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, राइट, और आप फीमेल से भी अगर क्या ले रहे हो, गैमेट ले रहे हो, तो उस गैमेट के अंदर भी 23 क्रोमोसोम वाली सेल है। तो इसके अंदर क्रोमोसोम है मतलब क्रोमोसोम के अंदर क्या रहेगा? डीएनए।
इसके अंदर भी क्रोमोसोम है तो इसके अंदर क्या रहेगा, डीएनए। तो मेल का डीएनए और फीमेल का डीएनए जो फ्यूज होगा तो यहां पर 50% कैरेक्टर मेल के रहेंगे और 50% कैरेक्टर फीमेल के रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा अपने पप्पा के जैसा दिखता हो या फिर मम्मी के जैसा दिखता हो, वो एग्जैक्टली पप्पा के जैसा ही नहीं दिखेगा कि उसको आप देखोगे तो उसकी हाइट, उसके कलर, उसके आंखें, नाखून सब एक जैसे नहीं। उसके अंदर 50% गुण मम्मा के, पप्पा के और 50% गुण उसके मदर के रहेंगे। तो इसके लिए बच्चे के अंदर जेनेटिक वेरिएशन आएंगे, मतलब वो एग्जैक्टली अपने पप्पा की तरह, मम्मी की तरह नहीं है। जैसे महेंद्र बाहुबली, उसका बेटा अमरेंद्र बाहुबली। उल्टा बोला या सीधा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जैसा उस मूवी में दिखाया है कि जैसा पप्पा वैसा बेटा, तो इसमें ऐसा नहीं रहता, बिकॉज हमारे डीएनए एक्सचेंज होते हैं और जिसकी वजह से हमारे अंदर अलग अलग कैरेक्टर आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आता है। लेकिन आप मेरे को अगर एक ही बात बताओ, अगर सिर्फ एक ही पेरेंट है तो किसी और का डीएनए आ रहा है? नहीं आ रहा है। पर जब तक म्यूटेशन नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा, तो जैसा इस पेरेंट का शक्ल उकल है वैसा ही उसके ऑफस्प्रिंग का, मतलब बेबी का रहेगा। तो जब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चों आसान सी बात है, क्या किया जाता है, सिंपली सिर्फ एक ही पेरेंट रहता है, तो इसके वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन एकदम सिमिलर रहेगी। अगर गैमेट बनाना है तो आपको मियोसिस नाम की प्रोसेस को परफॉर्म करना रहता है, जिससे क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनाना है तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों लगेंगी, लेकिन यहां पर किसी भी तरीके से आपको गैमेट नहीं बनाना है, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ जरूरत रहेगी मियोसिस की। माइटोसिस की इसमें किसी भी, माइटोसिस मियोसिस की इसमें किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। आई होप तो आपको समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस क्या देखा कि रिप्रोडक्शन दो तरह के रहता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट, गैमेट, बच्चा अलग और मियोसिस की जरूरत रहेगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बच्चा, मतलब एक पेरेंट, नो गैमेट, सिर्फ माइटोसिस और किसी भी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप पढ़ रहे हो फर्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दुनिया में दो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यूनिसेलुलर मतलब जिनके पास सिंगल सेल है, और दूसरे मल्टी सेलुलर। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसके बाद हम कवर करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, तब हमारा एक टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा और उसके बाद हम जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो चलो बच्चों चालू करते हैं सबसे पहले अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मजा तो आ रहा है, आप सोए तो नहीं हो गया, ऐसा तो आशा उषा निशा बलकता हूं और अपने कंसेप्ट को शुरू करता हूं। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें सबसे पहले आपको देखना है बाइनरी फ्यूजन। आप देखो बार बार आप मतलब गधे हो ना, आप कंफ्यूज होते रहेंगे, मेरे को मालूम है। यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन तीन तरह का तीन पद्धति से हो सकता है। सबसे पहली पद्धति तो बाइनरी फ्यूजन, दूसरी तो मल्टीपल फ्यूजन और तीसरी तो बडिंग। और हमने सबसे पहले क्या चालू की है, बाइनरी फ्यूजन नाम की कंसेप्ट को चालू किया है। तो जब हम बाइनरी फ्यूजन नाम के कंसेप्ट को चालू करते हैं तो अपने को समझ में आता है कि बाइनरी फ्यूजन का मीनिंग एकदम सिंपल है। सर बाइनरी फ्यूजन का मीनिंग क्या है, मैं आपको बाइनरी फ्यूजन का मीनिंग समझाता हूं। देखो बाय मतलब दो, फ्यूजन मतलब डिवीजन। तो एक इस तरीके की डिवीजन जिस डिवीजन से एक सेल डिवाइड होकर दो सेल को बनाएगी, और इस तरीके के डिवीजन को बोला जाता है बाइनरी फ्यूजन। एकदम सिंपल, एक सेल डिवाइड होगी और दो सेल को बनाएगी, सच टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन। लेकिन ये जो सेल अपने आप को डिवाइड कर कर दो सेल में कन्वर्ट करती है, ये तीन तरीके से डिवाइड हो सकती है। अभी वो तीन तरीके से कैसे डिवाइड हो सकती है मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये एक सेल है, रुको थोड़ा बड़ा वाला निकालते हैं। मान लो ये एक सेल है, ओके, और ये सेल सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करती है। तो इसने किया क्या, अपने अंदर दो न्यूक्लियस को बना लिया। उसके बाद इसके अंदर किसी भी डायरेक्शन से कट पड़ी, मतलब ये सेल है राइट, और ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर पफ क्रिएट हुआ है। कौन सी भी फिक्स एक्सिस नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि आधा ही डिवाइड होगी टेढ़ा ही, किसी भी डायरेक्शन से जब वो सेल डिवाइड होगी और इससे दो नए सेल का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरीके के सेल डिवीजन को हम नाम देते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन। जो आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या, कि ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जिनका खुद का कोई ठिकाना नहीं रहता, खुद का कोई शेप नहीं रहता, वो किसी भी एंगल से डिवाइड होते हैं। मतलब सिर्फ इतना है कि अपने को आखिर में बनानी कितनी सेल है, दो सेल बनानी है। तो ये किसी भी एक्सिस से डिवाइड होंगी और किसी भी एक्सिस से डिवाइड होने के बाद सिर्फ दो सेल को बनाएगी। इस तरीके की डिवीजन को बोला जाता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। द सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन, जिसमें फिक्स बोला है कि भैया एक सेल है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, ओके। उसके बाद इस सेल को एग्जैक्टली आड़ा ही काटा जाएगा, मतलब इसके अंदर जो पफ क्रिएट होगा, पफ मतलब एक खड्डा,
तो ये एग्जैक्टली खड्डा जो तैयार होगा वो खड्डा हॉरिजॉन्टली ही तैयार होगा, और जब ये खड्डा हॉरिजॉन्टली ही तैयार होता है और सेल डिवाइड होकर अपने को 2 डॉटर सेल मिलते हैं, तो इस 2 डॉटर सेल को जो इस पद्धति से आड़ा कट कर कर बनाया है, इस तरीके की डिवीजन को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम के अंदर परफॉर्म होता है। अभी रही बात, सर इसको डॉटर सेल ही क्यों बोला जाता है, सन सेल क्यों नहीं बोला जाता? इसका रीजन है कि आगे जाकर ये भी रिप्रोडक्शन दिखाई देंगे और इनके बच्चे पैदा करेंगे। तो मेल बच्चे नहीं पैदा करता, बच्चे कौन पैदा करती है? फीमेल। तो दैट्स व्हाई वो एक जननी है, और इस जननी के वजह से इस सेल को नाम पड़ा है डॉटर सेल। तो आपने ईगो पे मत लो कि सर सन सेल ही क्यों नहीं बोला, डॉटर सेल ही क्यों बोला। तो भैया वो पैदा करती है, दूसरी सेल दो पैदा करेगी, ये दो दूसरी सेल पैदा करेगी, तो वो पैदा करती है। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ सेल जो पैदा हुई है उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ फीमेल। मतलब फीमेल जेंडर तो नहीं है, लेकिन उस बोला जाता है कि वो फीमेल की तरह परफॉर्म करती है, कि उससे एक नई सेल पैदा होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉटर सेल। और यही बच्चों आपको यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मीनिंग रहता है कि पैरामीशियम लाइक ऑर्गेनिज्म अपने आप को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, और हॉरिजॉन्टली कट कर कर 2 डॉटर सेल को बनाते हैं, और इस तरीके के फिजन को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एकदम सिंपल है, किसमें होता है? पैरामीशियम लाइक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। उतना ही आसान है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देखो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब क्या, बाइनरी फिजन मतलब क्या, बाइनरी फिजन मतलब क्या? एकदम सिंपल, इस सेल को ऑर्डर दिया कि भैया तू है, ओके, तेरे अंदर का न्यूक्लियस है, तेरे को कट सीधा होना है, सीधा। तो मान लो ये जो सेल है, ये सेल कुछ इस तरीके से कट हुई, बीच में से कट हुई, और कितने सेल को बनाया? 2 सेल को बनाया। तो मेरे को एक बेसिक चीज तो आपको मालूम ही रहेगी कि सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, उभा कट पड़ा, सीधा कट पड़ा, और इसकी वजह से 2 सेल डिवाइड, मतलब लॉन्जिट्यूडनल कट पड़ा, स्ट्रेट कट पड़ा। और जब किसी सेल के अंदर स्ट्रेट कट पड़ता है तो इस तरीके की डिवीजन को बोला जाता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो सिंपल बाइनरी फिजन में भी 2 सेल बनी, सिंपल बाइनरी फिजन में भी 2 सेल बनी, उसके बाद आपके ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में भी 2 सेल बनी, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन में भी 2 सेल बनी, लेकिन उसमें कट किस वजह से पड़ती है, किस डायरेक्शन में पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ा। अगर वो कट किसी भी डायरेक्शन में पड़ रही है देन इट्स अ सिंपल बाइनरी फिजन, अगर वो कट आड़ी ही पड़ रही है देन इट्स ट्रांसफर बाइनरी फिजन, और अगर वो कट सीधी ही पड़ रही है तो उसको बोला जाता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल पैरामीशियम, और लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल सादा सिंपल सोपा सा आपका युग्नेला। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। तो बच्चों देखो मल्टीपल फिजन एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ दिमाग का दही करने वाली कंसेप्ट है नहीं। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से समझा दूं। चलो तो सबसे पहले जो अपनी थ्योरी है इसको करते हैं हम रफ, और मैं आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम उसको डायग्राम की मदद से समझे। देखो सबसे पहला है आपका अमीबा भैया। तो ये जो अमीबा भैया है ना, इस अमीबा भैया का कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं रहता, ओके। और जब भी इस अमीबा भैया को अपने आजू बाजू में कोई खाना वाना पीना नहीं मिलता तो ये तो भैया टेंशन में आ जाता है, भैया मेरे आसपास कोई खाने के लिए नहीं है, मैं डिवीजन करूंगा, मुझसे 2 सेल पैदा होंगी, मेरे को एक को खाने को नहीं है तो 2 सेल कहां से खाने के लिए मिलेगी। तो ये करता क्या है, ये परफॉर्म करता है एक नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अभी बाइनरी मतलब 2 पैदा हुई, मल्टीपल मतलब उससे भी ज्यादा पैदा होगी। तो मैं आपको समझा, देखो ये जो आपका अमीबा है, इस अमीबा के ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को बोला जाता है सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, आजू बाजू का जो फूड रहेगा ना, उस फूड को खाने के लिए ये सूडोपोडिया मदद करते हैं। लेकिन जब आजू बाजू कोई खाने के लिए है ही नहीं, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो इस सूडोपोडिया का कोई काम भी नहीं है। तो होगा क्या, ये जो आपके पर्टिकुलर सूडोपोडिया है, इस सूडोपोडिया को ये अमीबा भैया अंदर लेगा। तो जब भी ये अपने सूडोपोडिया को अंदर लेगा तो एकदम आसान सी बात है बच्चों, एकदम आसान सी बात है बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा रे, वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो अरे 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 1 मिनट, हाँ चल छोटा हो जा, अबे छोड़, क्या बोलने का अभी, क्या बोलने का, छोड़ देने दो। ये अभी अमीबा भैया है, इस अमीबा भैया ने अपने सूडोपोडिया को अंदर ले लिया, और अपने सूडोपोडिया को अंदर लेने के बाद उसका एक गोल स्ट्रक्चर बन गया है। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, गोल स्ट्रक्चर बन गया है, ओके। और उसके साथ साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपना अमीबा भैया अपने ऊपर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग को बनाता है। तो सबसे पहले अमीबा भैया ने किया क्या, अमीबा भैया ने अपने आप को गोल बनाया सूडोपोडिया को अंदर लेके, और उसके बाद अपने आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बच्चों बोला जाता है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ इस अमीबा को बोला जाता है सिस्ट। तो आप यहां पर देख रहे होगे राउंड शेप अमीबा विथ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसको बोला जाता है सिस्ट। क्या बोला जाता है, सिस्ट। ये तैयार हुआ है।
और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर डिवीजन दिखाता है और इसके अंदर बहुत छोटे 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 न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं। और अभी ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और इसके वजह से छोटे छोटे सेल जो है, ये छोटे छोटे सेल इस पर्टिकुलर सिस्ट के अंदर, मतलब आपके अमीबा के अंदर तैयार होंगे। तो हुआ क्या, पहले एक न्यूक्लियस था, अभी एक न्यूक्लियस के आजू बाजू में बहुत ज्यादा न्यूक्लियस तैयार हुए, बहुत ज्यादा सेल तैयार हुए। और जब आगे चलकर फेवरेबल कंडीशन लौटती है तो फेवरेबल कंडीशन लौटने के बाद आपका ये जो पर्टिकुलर सिस्ट है, ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है और सिस्ट ब्रेक होने के बाद उसके अंदर के जितने भी अमीबा रहेंगे, डॉटर अमीबा, वो सारे के सारे डॉटर अमीबा जो है, वो सारे के सारे डॉटर अमीबा इन नेचर में चले जाते हैं और इंडिविजुअली अपना जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ये छोटू सा अमीबा फिर आगे जाकर बड़े से अमीबा में कन्वर्ट होगा। तो ये कुछ तरीके की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन विच आर परफॉर्म्ड बाय अमीबा, बट एक रूल है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ही पैदा, मतलब इस तरीके की प्रोसेस को करेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना बस है, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर हुआ रहेगा, लेकिन आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गई रहेगी। समझ में आ रही रहेगी तो कंसेप्ट में थंब दिखा देना और अगर कुछ डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले लेक्चर में मैं उसको कवर करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।